चलिए दोस्तों, आज आपको कहानी बताते हैं एक ईमानदार चोर की। अब आप सुनकर हैरान हुए होंगे कि क्या चोर भी कभी ईमानदार होते हैं। हाँ दोस्तों, चोरों का भी ज़मीर होता है, उनकी भी कुछ इज्जत होती है और चोर भी कभी कभी ईमानदार होते हैं। तो ये क्या कहानी है और क्या किस्सा है दोस्तों। जब उस चोर को पकड़ा गया तो वो पुलिस वालों के सामने उस चोरी की वजह कुछ ऐसी बताता है कि पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसको सजा होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। एक चोर की चोरी करने पर कैसे कानून सोच सकता है कि उसको सजा हो या ना हो, क्योंकि ये कहानी कुछ इतनी ही दिलचस्प होती है। तो चलिए आपको बिना देरी करते हुए उस चोर की चोरी के बारे में बताते हैं और कैसे वो ईमानदार था उसके बारे में भी बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर से, जहां पर एक मोहम्मद इरफान नाम का व्यक्ति रहता है। व्यक्ति क्या, लड़का रहता है। इसकी दो बहनें होती हैं। परिवार में कोई और नहीं होता है दोस्तों। इसके माँ बाप इस दुनिया से पहले ही जा चुके थे। अब इसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी थी और इसने कपड़ों की दुकान खोल रखी थी। और दोस्तों, ये जो मोहम्मद इरफान होता है दिल का बहुत अच्छा होता है। जो भी लोग जरूरतमंद होते हैं, ये जो कपड़े बेच रहा है उनमें से भी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता। इसके आसपास सभी लोग फैन होते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, कभी भी कोई भी मदद मांगो तो बिल्कुल भी मना नहीं करता है। अब जो मोहम्मद इरफान होता है वो अपनी बड़ी बहन की ससुराल में अक्सर जाया आया करता। तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की का नाम प्रवीण हुसैन होता है और ये मोहम्मद इरफान प्रवीण हुसैन को पसंद करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से इजहार कर देते हैं। दोस्तों, जब दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं तो अब ये दोनों प्यार करने लगे थे और मोहम्मद इरफान अब ज्यादा अपनी बहन के वहां पर जाने लगता है। जब ये कई बार एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते हैं तो दोस्तों दोनों फैसला लेते हैं, सोचते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मोहम्मद इरफान है ये कहता है कि मेरे परिवार में तो ऐसा खास कोई है नहीं, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। लेकिन प्रवीण हुसैन अपने माँ बाप से बात करने के लिए मोहम्मद इरफान से बोल देती है। दोनों ही अपने अपने घरों में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों मोहम्मद इरफान के माँ बाप भी मना कर देते हैं, जो चाचा ताऊ होते हैं। और उधर प्रवीण हुसैन के भी घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, उसका इतना काम ही कहाँ है, छोटा सा एक दुकान खोल रखी है जिससे उसका गुजारा चल रहा है। दोस्तों, इसके बाद जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि मेरे घर वालों की तरफ से भी मना है और मेरे घर वालों की तरफ से भी मना है, तो ये दोनों एक दूसरे को लेकर फरार हो जाते हैं और वहां से ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब एक कागज कार्रवाई में शादी कर लेते हैं तो यहाँ पर जब इनकी शादी हो जाती है तो दोनों के ही घर वाले मान जाते हैं। अब मोहम्मद इरफान अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी को रखने लगता है। अब हमने पहले आपको कहानी में बताया था कि इसकी मदद करने की ज्यादा आदत होती है। दोस्तों, इसी चक्कर में जो मोहम्मद इरफान होता है ये बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जो इसकी दुकान थी उस दुकान में घाटा आने लगता है, क्योंकि भाई जिन कपड़ों की बिकौती हुआ करती उनके पैसों को तो ये धर्म कर्म में लगा दिया करता और अब और सामान लाने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं। घर में पत्नी आ जाती है, घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी बहन भी जवान हो चुकी थी, उसकी शादी का भी डर सताने लगता है। अब दुकान जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन एक दिन मोहम्मद इरफान को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। जब इसकी दुकान बंद हो जाती है तो इसके बाद ये काफी परेशान रहता है और 1 से 1.5 महीने तक घर रहता है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसे गुजारा थोड़े ही होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये कुछ रोजगार ढूंढने के लिए दोस्तों मुंबई की ट्रेन पकड़ता है और उस ट्रेन से मुंबई आ जाता है। अब मुंबई आने के बाद भी इसको कोई काम नहीं मिलता है। उधर पत्नी से बातचीत चल रही है, तभी ये एक बहुत रईसों की कॉलोनी होती है उसमें जाता है, जैसे पॉश एरिया होते हैं। अब वहां पर ये पूरे दिन छानबीन करता है और दोस्तों अब ये अपना चोरी का मन बना लेता है। सबसे पहली चोरी जो मोहम्मद इरफान होता है वो एक जज के घर में करता है। दोस्तों, एक दूसरे अमीर व्यक्ति की गाड़ी को चोरी करता है। उसके बाद उस गाड़ी को ले जाकर जज साहब के घर के सामने खड़ा करता है और उस गाड़ी में जज साहब के घर से कुछ कैश, गहने जेवर कर
उन सभी को उस गाड़ी से ही उस पॉश इलाके से लेकर बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उस गाड़ी को छोड़ दिया करता और उन गहने जेवरों को लेकर अपने गांव आ जाता है। अब उस वक्त इसने कम से कम 15 से 16 लाख रुपए की चोरी की थी। ये रकम बहुत हो जाती है और उस रकम को लेकर ये अपने गांव आ जाता है। जब इसके पास इतने सारे इसके पैसे पत्नी देखती है तो वो कहती है, जी आपने क्या किया है? तो वो कह देता है कि सब कुछ ऊपर वाले ने किया है, खुदा ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। इन पैसों का हम एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी बहन की शादी होती है और ये अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर देता है क्योंकि इतने पैसों में शादी हो जाती है। उधर जज साहब के घर में चोरी हुई थी तो कानून के घर में चोरी हुई है तो वहां पर बहुत हल्ला गुल्ला मच जाता है। दोस्तों अब सीसीटीवी कैमरों में केवल ये गाड़ी ही आती है और इसका मुंह ढका हुआ मिलता है। पुलिस को यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और जो मोहम्मद था वो अपने मन में बड़ा ही खुश होता है कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं सकता। कई दिनों तक वो न्यूज़ चैनल देखता है तो कहीं पर भी कोई ऐसी खबर नहीं आती है और इसके बाद अब इसको लगा कि अब मैं दोबारा भी यही काम करूंगा। दोस्तों दूसरी बात, ये करीबन 3 या 4 महीने बाद फिर मुंबई की तरफ चल देता है क्योंकि बिहार से आता और मुंबई में काम कर कर अपने बिहार चला जाता। अब इसके बाद दूसरी चोरी दोस्तों ये एक डायरेक्टर के घर पर करता है और वहां पर ये 70 से 80 लाख रुपयों की चोरी करता है। उसमें कुछ गहने जेवर भी होते हैं और कुछ कैश होता है। दोस्तों वही तरीका उस समय भी अपनाया गया था और वही तरीका इस चोरी में भी अपनाया जाता है। अब इतने पैसों को लेकर जो ये मोहम्मद इरफान था इसके तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं क्योंकि इतना सारा पैसा उसने पहली बार देखा था। अब उन पैसों को उसी तरह से जैसे पहले वाले घर जज साहब के घर से चोरी कर कर जिन पैसों को लेकर गया था उसी तरह से जो डायरेक्टर होते हैं फिल्म बनाने वाले उनके घर से चोरी कर कर उन पैसे को घर ले जाता है। अब इतने सारे पैसे होते हैं, बहन अपने अपने घरों में सेट थी, अपने घर में भी कोई वो नहीं होता है। अब दोस्तों उन पैसों को बैठकर ये खाने लगता है। उन पैसों से इधर उधर गरीब लोगों की मदद किया करता। कई 2 से या 3 लड़कियां जिनके पास ये साधन नहीं था कि उनके घर वाले उनकी शादी कर सकें, मोहम्मद ने उनकी भी शादी कराई धूमधाम से और दोस्तों पैसे खत्म होने लगते हैं। जब ये 70 से 80 लाख रुपए बांट चुका था गरीब लोगों में और अपने घर का भी खर्चा चलाता है तो उस गांव में ये बिल्कुल पॉपुलर हो जाता है। लोग इसके फैन हो जाते हैं और लोग इसकी इज्जत करने लगते हैं। पूरा गांव अब मोहम्मद इरफान के घर आता है और कहता है कि मोहम्मद अब तुम एक काम करो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, पता नहीं तुम कहाँ से कमा रहे हो। अब तुम एक काम करो और यहाँ पर तुम इलेक्शन लड़ो और तुम्हें अब की बार सरपंच बनना होगा। दोस्तों पूरे गांव में मोहम्मद इरफान के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता और उसको डायरेक्ट ही सरपंच नियुक्त कर दिया जाता है। इलेक्शन की सारी वोटें मोहम्मद इरफान के ही खाते में जाती हैं, कोई सामने अपोजिट खड़ा ही नहीं होता। अब यहाँ पर ये सरपंच साहब बन जाते हैं। सरपंच साहब बनने के बाद ये गांव की देखरेख करते हैं लेकिन पूरा पैसा खत्म हो चुका था। जब पैसा खत्म हो जाता है तो मोहम्मद इरफान कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम एक काम करो, मैं 1 से 1.5 महीने तक मुंबई जा रहा हूँ और तुम अब ये सरपंची तुम्हें संभालनी होगी क्योंकि सरपंची भी पैसों से ही चलती है। लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो मेरे पास आते हैं और अब पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैं पैसे कहां से लेकर आऊं। दोस्तों वो तीसरी बार जाता है और गांव वालों का बहुत भला कर चुका था। अब तीसरी बार वो चोरी करने के लिए सोचता है और किसी दूसरे, क्योंकि ये रईस इलाकों में चोरी किया करता, 2-4 दिन उस घरों की देखरेख किया करता, कैसे लोग आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, पूरी रैकिंग करता, उसके बाद ये चोरी करता है। दूसरी चोरी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर होती है। हालांकि वहां पर इसको कुछ ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों वहां पर ये पकड़ में आ जाता है और पकड़ में आने के बाद पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। मुंबई की पुलिस जब इसको अरेस्ट करती है और कहती है कि बोल तूने कितने घरों में चोरी की है, तू तो बड़े बड़े लोगों के घर में चोरी कर रहा है, तो यहाँ पर वो कहता है कि साहब ये मेरी तीसरी चोरी है और तीसरी चोरी में ही आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। करीबन 1.5 से 2 साल तक ये 80 से 70 लाख रुपयों को खाता है। दोस्तों बहुत मोटी रकम होती है और इसके बाद ये तीसरी चोरी में पकड़ा जाता है, वो भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से, और इसकी गाड़ी का पीछा किया जाता है और वहीं पर इसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इससे अब रिमांड लिया जाता है। दोस्तों जब इस चोर से पूछताछ की जाती है तो जब ये पुलिस वालों के सामने पूरी सच्चाई बताता है, कहता है कि पहली चोरी मजबूरी में की थी लेकिन जब
पहली चोरी सक्सेस हो गई और बहुत अच्छे से निकल गई, तो अब इस चीज में मजा आने लगता है। दूसरी चोरी मैंने लोगों की भलाई के लिए की थी। अब तीसरी चोरी मैं अपनी सरपंच चलाने के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों, पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान दूसरों का अच्छा करने के लिए चोरी कर रहा है और इसने अपनी दुकान को भी ऐसे ही गवा दिया दूसरों की चोरी करने में। अब जिस डायरेक्टर के पास इसने चोरी की थी दूसरी बार, जिसके घर से बहुत सारे पैसे उठाए थे दोस्तों, वो इस चोर के ऊपर एक फिल्म बनाता है और इसके बाद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो दोस्तों, ये था वो ईमानदार चोर, और आप यकीन नहीं मानोगे, ये सलाखों के पीछे है और इसके ऊपर अब फिल्म भी बन रही है। और दोस्तों, यहाँ पर इसको इलेक्शन लड़ने के लिए इसके पास ऑफर भेजे जा रहे हैं, जबकि वो तो एक सजा काट रहे हैं। तो ये थी ये कहानी जहां पर एक ईमानदार चोर होता है, अब कहेंगे ना इसको ईमानदार ही चोर, तो ये है वो कहानी जहां पर एक चोर ईमानदारी के लिए चोरी करता है लोगों का भला करने के लिए। अब ये तो वो जाने कितना भला किया कितना नहीं भला किया, क्या वो आगे चल के इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी तो जेल में नहीं रह सकते चोरी के ऊपर, तो क्या वह इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।